एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त चकाचौक और झकास होंगे। और आपने पिछले क्लास का जितना क्वेश्चंस आपको कराया गया था स्टेशियोमेट्री पे, उन सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। और जो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस बोले गए थे बनाने के लिए, आपने बनाए होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को पीछे की सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेशियोमेट्री ही रहेगा हमारे पास, लेकिन उसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, है ना। स्टेशियोमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, है ना, ये सीखिए। तो जैसे कि कल के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे अलग अलग, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेशियोमेट्री में हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये देखना, ठीक, कि हम लोग कैसे पढ़ते थे क्वेश्चन को, कि स्टेशियोमेट्री में ये सब क्या था, आपके स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट था, है ना। तो उसके बाद से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे ये पिछले क्लास का, है ना। फिर हम लोग क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4, CaSO4, इन सभी का किया था। फिर हम लोग गैसियस इक्वेशन के लिए देखे थे कि गैस के लिए मोल टर्म्स, वॉल्यूम टर्म्स, मास टर्म हम लोग सबको कैसे रिलेट करते हैं, है ना। फिर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग इस पे और चलते हैं और देखते हैं अच्छे तरीके से, और सारे क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, है ना, कि 570 ग्राम ऑक्टेन के संपूर्ण दहन से प्राप्त CO2 गैस के द्रव्यमान की गणना करें। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑक्टेन तो कैसे बनाएंगे, बताओ। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है, C8H18। और ऑक्टेन है क्या बाबू रे, एक हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, वैसा यौगिक जिसका निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन से। क्या कहते हैं उसको हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का दहन कराया जाए तो क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। इधर हम एक टर्म बना देते हैं कि जब भी हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन होगा तो ऐसे दिखेगा CXHY। और जब हम लोग इसको दहन कराएंगे तो दहन क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। दहन के लिए ऑक्सीजन का उपस्थिति यानी बाहर है। तो जब दहन कराएंगे तो क्या मिलेगा बाबू रे, ये आपको देंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या देंगे आपको, H2O देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे पहला चीज, कोई भी हाइड्रोकार्बन मिले अगर हम उसका दहन करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने वाला है। डन। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 C8H18 ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसका दहन करा रहे हैं तो दहन कराने पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, है ना। तो क्या देगा हमको, CO2 और प्लस में क्या देगा हमको, H2O देने वाला है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या बाबू, इसको बैलेंस कर लेना, है ना। तो बताओ बैलेंस कैसे करेंगे, आप में से कितने लोगों को बैलेंसिंग आती है। देखो बैलेंसिंग करना अलग अलग मेथड से, लेकिन हम लोग जो बेसिक सा सीख के आए क्लास 10th में उसका यूज कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 3-4 बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं, सबसे पहला कि होता क्या ये जान लो एक बार, एक छोटे से टर्म में, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, तो क्या होता है कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बने बाबू रे, प्रोडक्ट। तो अभिकारक में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, उत्पाद में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो कैसे कुल परमाणु, ईच टाइप ऑफ एटम, जैसे कि हम इधर रिएक्शन लिख रहे हैं कि N2 है प्लस में H2 है
और इधर हम लिख दिए कि यहाँ पे बन रहा है 2NH3। तो हम लोग देखिए इधर तो बताओ नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन इधर 2, इधर कितना है 3, 3 2 6, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन की संख्या जितनी अभिकारक में उतना ही उत्पाद में है, हाइड्रोजन की संख्या जितनी अभिकारक में उतना ही उत्पाद में, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, अब देखो ध्यान से समझते हैं अच्छे से, ठीक। तो करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल अगर कोई रहे रिएक्शन में तो। दूसरा किसको बैलेंस करते हैं हम लोग, नॉन मेटल को यानी अधातु को बैलेंस करते हैं। और फिर तीसरा हमारे पास स्टेप में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। और फिर चौथा हमारे पास क्या आता है बाबूरे, तो हाइड्रोजन, यानी सबसे अंत में हम लोग किसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है। तो चलो हमको इसको संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ। तो पहले देखेंगे मेटल कोई है नहीं, कार्बन, तो कार्बन कितना है 8, इधर कार्बन कितना है 1, तो यहाँ 8 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 8 कार्बन हो गया। अब किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, बताओ ऑक्सीजन कितना है इधर 8 दूनी 16, और इधर कितना है, तो पहले रिएक्शन को पूरे फॉर्मेट में भी लिखना होगा, है ना। तो चलो थोड़ा सा फॉर्मेट में हम इसको यूं लिखते हैं ताकि चीज़ें अच्छी हो जाए। देखो C8H18 और O2, ठीक है। तो यहाँ से O2 को हटा दो क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा था। तो आओ देखो ध्यान से बदलाओ, 8 कार्बन 8 कार्बन, बताओ तो कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना था 8 दूनी 16, और इधर कितना है हाइड्रोजन 18, तो यहाँ 9 लगा देते तो 16 9 25, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 25/2 O2 आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो 25/2 O2 संतुलित कर लिए। अब संतुलित करने के बाद हम लोग क्या कहेंगे बताओ, लैंग्वेज फॉर्म में अगर लिखे तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑक्टेन, 1 मोल ऑक्टेन, इसको क्या करोगे 25/2 मोल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितना देता है बोलो, 8 मोल CO2 और 9 मोल क्या देता है बाबू रे, H2O देता है। यही ना कहने का मतलब हुआ, बताओ इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ कह सकते हैं ना, यही था ना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, ये 1 मोल, ये 25/2 मोल, ये 8 मोल और ये 9 मोल, ठीक है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब सीधे क्वेश्चन को बनाया जाए तो आसानी से हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका तो कोई लेना देना है नहीं हम लोगों को, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, तो क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 570 ग्राम ऑक्टेन के संपूर्ण दहन से प्राप्त CO2 गैस के द्रव्यमान की गणना करें। तो हम लोग देखे कि ऑक्टेन था ये, और इसका जब दहन कराया गया तो हमको मिला है CO2 प्लस में H2O, और हम लोग संतुलित किए तो क्या आया है हमारे पास बताओ, 25/2, यहाँ 8 और ये कितना आया है 16। तो एक बात बताओ ये कितना मोल है, 1 मोल है। जब हम 1 मोल ऑक्टेन का दहन करा रहे हैं तो हमको कितना मोल CO2 मिल रहा है, 8 मोल CO2 मिल रहा है। तो हमको अगर 1 मोल से 8 मोल मिल रहा है तो हमसे पूछा गया कि 570 ग्राम ऑक्टेन का दहन कराएंगे तो कितना मिलेगा। तो हमको द्रव्यमान दे रखा है और हमको 1 मोल का पता है, बताओ द्रव्यमान पता है तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मोल की संख्या बराबर क्या पढ़ रखे हम लोग बताओ, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम यहाँ पर मोल की संख्या निकाले तो बोलो मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो कितना ग्राम ऑक्टेन का दहन कराया जा रहा है क्वेश्चन में, 570 ग्राम का। तो दिया गया द्रव्यमान कितना हो जाएगा बाबू रे 570, मोलर द्रव्यमान देखो C8 और H18 है, तो कार्बन का कितना होगा 8 गुने में कितना 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 18 गुना में 1, तो 12 8 96
18 एकम 18 कितना आ गया 114 ग्राम पर मोल, है ना। तो बताओ 114 ग्राम पर मोल, ये क्या हो गया इसका मोलर मास। तो ग्राम से ग्राम गया 114 पंचे 570, तो कितना आ गया 5 मोल। यानी हम लोग चाहे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन को बदल के कि 5 मोल ऑक्टेन के दहन से प्राप्त CO2 गैस के द्रव्यमान की गणना करें, है ना। तो बताओ 1 मोल से कितना मिला, ध्यान से देखो 1 मोल से कितना मिला हमको। हम थोड़ा साइड में यहाँ पे सॉल्व करते, इसको मिटा दो, इसको तो कोई लेना देना है नहीं अब। चलो देखो बताओ 1 मोल से कितना मिला हम लोगों को। तो 1 मोल से देख रहे हैं कि अगर 1 मोल CO2 का दहन कराया जा रहा है तो सॉरी CO2 नहीं, 1 मोल ऑक्टेन का दहन कराया जा रहा है तो कितना मोल मिल रहा है बाबू रे CO2, 8 मोल CO2 मिल रहा है। तो बताओ 5 मोल ऑक्टेन का दहन कराएंगे तो कितना मिलेगा, बोलो 8 गुने 5 मोल CO2, यानी बोले तो कितना हम लोग को मिलेगा 40 मोल CO2। अच्छा क्वेश्चन में क्या हम लोगों को मोल ज्ञात करना है, नहीं ना, क्या ज्ञात करना है मास। बताओ मोल पता है, मास निकालना है। तो मोल से मास कैसे निकालते थे याद है, बताओ मोल्स इनटू मोलर मास, याद है पहले सिखाया है हमने। तो बताओ मोल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 और CO2 का मोलर मास कितना। तो CO2 में कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन का 12 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन का 32 32 12 44 गुने 44, ये आप कितना आ जाएगा कर लो 40 44 0 4 चौके 16 6 हाथ में 4 चौके 16 1 17 1760 ग्राम। ठीक है बताइए ये क्वेश्चन समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ हाँ पीछे की क्लास आपको रिवाइज करनी पड़ेगी तभी आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ को लिख रहा हूँ, इतना लिखते नहीं क्वेश्चन बनाने में, अभी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाना, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे तो आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए तो देखा आपने इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, नहीं चलिए ओके। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टोटल मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 102 ग्राम अमोनिया गैस, यानी 102 ग्राम अमोनिया के संपूर्ण दहन से उत्सर्जित गैस के कुल मोल की संख्या ज्ञात करे। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, मोल की ही संख्या ज्ञात करनी है ना। चलो करते हैं, बताओ कैसे करें। क्या मैं मोल की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर सकता हूँ, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है 102 ग्राम अमोनिया के संपूर्ण दहन से उत्सर्जित गैस के कुल मोल की संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब देखो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, मोल की संख्या ज्ञात करनी, ना द्रव्यमान बोला ना आयतन बोला, है ना। तो हम लोग इसमें मोल की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सीधी सी बात, आसान। तो चलो अमोनिया देखते हैं। बताओ अमोनिया का कंबशन कैसे कराएंगे, अगर अमोनिया का कंबशन होगा तो किसका निर्माण होगा, बताइए। संपूर्ण दहन से, यही है ना क्वेश्चन। 102 ग्राम अमोनिया के संपूर्ण दहन से उत्सर्जित गैस के कुल मोल की संख्या ज्ञात करे। तो 1 मिनट, डिकम्पोजिशन है बाबू रे, तो यहाँ पर ना विघटन हो जाएगा, ठीक है। कि विघटन से उत्सर्जित गैस के कुल मोल की संख्या क्या करे, ज्ञात करे। तो कैसे करेंगे बताइए। तो अमोनिया क्या होता है, NH3। बताओ अगर इसको विघटित कराएं तो क्या मिलेगा हमको, N2 प्लस क्या मिलेगा, H2,
है ना। चलिए अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 102 ग्राम अमोनिया के विघटन से उत्सर्जित गैस के कुल मोल की संख्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे, बड़ा साधारण है ना। देखो अमोनिया है, NH3 है ना। बताओ इसका विघटन कराएंगे तो क्या देगा, नाइट्रोजन देगा और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो संतुलित कर लेते हैं। बताओ नाइट्रोजन कितना है 2, तो इधर 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 3। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या पढ़ोगे कि अगर हम 2 मोल अमोनिया का विघटन कराते हैं तो 1 मोल N2 और 3 मोल H2 का निर्माण होता है। बताइए इतना में कोई दिक्कत। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 2 मोल अमोनिया का विघटन करा रहे हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस मिलेगा और क्या मिलेगा, 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 4 मोल मिलेगा। लेकिन ये कब है, जब 2 मोल रहता तब, ठीक है। तो अब आपको बताओ कि अगर हम 1 मोल अमोनिया का दहन कराएंगे तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 2 मोल से 1 मोल N2 मिल रहा था, 1 मोल से कितना मिलेगा, 1/2 मोल N2 मिलेगा, है ना। 2 मोल से 3 मोल मिल रहा था हाइड्रोजन, तो 1 मोल का विघटन कराएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3/2 मोल H2 मिलेगा, है ना। बताओ क्या हम 1 मोल का करा रहे हैं, नहीं ना, हम कितना का करा रहे हैं, 102 ग्राम का। तो 102 ग्राम अमोनिया मतलब कितना मोल बाबू रे, बताओ। तो मास पता है और हमको मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होगा बोलो, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान 102 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम, 17 छौके 102, तो कितना आ गया 6 मोल। बोलो यस और नो। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 1 मोल से कराने पे 1/2 मोल नाइट्रोजन और 3/2 मोल हाइड्रोजन मिल रहा था। तो हमसे पूछा गया 102 ग्राम अमोनिया, तो हमने 102 ग्राम अमोनिया को किस में बदल लिया है, बताओ किसमें, मोल में। तो कितना आ गया 6 मोल। तो बताओ हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि अगर 6 मोल NH3 का कराए विघटन तो क्या मिलेगा, तो 1/2, 1 मोल से इतना, तो 6 से कितना मिलेगा, गुना कर देंगे, 1/2 गुने 6 मोल N2 तो कितना हो जाएगा, 3 मोल N2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3/2 गुने 6 मोल H2 तो कितना आ जाएगा, 2/3 6, यानी क्या आ जाएगा 9 मोल H2 मिल जाएगा। तो बताओ कुल मोल कितना मिलेगा गैस का, 6 व 3 9, 12 मोल गैस मिलेंगे। समझे, बताइए क्या इतना समझने में कोई दिक्कत। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मिनिमम मास ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 140 ग्राम ऑफ C2H4 इज। यानी 140 ग्राम C2H4 के संपूर्ण दहन के लिए आवश्यक O2 की न्यूनतम मात्रा ज्ञात करें, है ना। तो चलो बताओ, C2H4 है यानी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन का दहन कराएंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से कमेंट करो, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, है ना। तो चलो C2H4 है और दहन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ये हम लोगों को पता है, ठीक। तो हम लोग संतुलित करते हैं। तो बताओ पहले कार्बन 2 है तो इधर कार्बन 1 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 और इधर 6 तो 3। तो यानी इससे आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 1 मोल अगर C2H4 है यानी 1 मोल इथेन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ से 2 मोल CO2 ऑब्टेंड होता है और 2 मोल क्या ऑब्टेंड होता है, H2O ऑब्टेंड होता है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए कितना की आवश्यकता है बाबू रे, बोलो, 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है।
तो हमसे दिया कितना है, 140 ग्राम है। तो बताओ 140 ग्राम के लिए कितना का रिक्वायरमेंट होगा, ध्यान से सुनो। मतलब 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास यहाँ पे कितना होगा इथिन का, तो C2H4 है। तो 2 कार्बन का 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन का 4, तो 24 और 4 कितना होगा बाबू रे, 28 ग्राम। ऑक्सीजन का देखेंगे, 3 मोल ऑक्सीजन में कब ऑक्सीजन है, 6, तो 6 को ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू रे, 16, तो 16 6 के 96। तो हम लोग यहाँ से ये तो कह सकते हैं ना मास के टर्म में कि 28 ग्राम अगर इथीन है तो इसके लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 96 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तब इसका संपूर्ण दहन होगा। बताइए इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो बताओ अगर 1 ग्राम इथीन रहता तो उसके दहन के लिए कितना का रिक्वायरमेंट होता, 96/28 ग्राम का रिक्वायरमेंट होगा। बोलो यस और नो। 1 ग्राम के लिए कितना का रिक्वायरमेंट होता है, 96/28 के लिए। तो बताओ हम कितना का दहन करवा रहे हैं, 140 का, तो 140 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, 96/28 गुने में 140, है ना। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू आपको, देखो बताओ ये कितना में चला जाएगा, 28 पंच 140, 6 5 30 के 0, कितना बच गया 3, 9 5 45 और 3 48, 480 ग्राम। ठीक है, बतलाइए इतना समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी स्टोसियोमेट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। अभी तक क्वेश्चन में क्या देख रहे थे हम लोग कि अभिकारक में या उत्पाद में हम लोग को किसी एक का मास दे रखा था और हम लोग दूसरा आसानी से क्या करते थे, ज्ञात करते थे। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है ये है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कहते हैं बाबू रे सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, चलो देखो समझो किसको कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक, बड़े ध्यान से समझना है ना क्या होता है। एक कहानी सुनते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है। कहानी इस बात की है कि जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बैठ के घर पे पढ़ रहे हैं। आप ही के क्लास से कुछ बच्चे होंगे जो अपने समस्तीपुर में रूम लेके रह रहे होंगे, यस और नो। जो बच्चे रूम लेके रह रहे हैं हो सके कि हमारी अभी 8 से 9 क्लास करेंगे। 8 से 9 क्लास करने के बाद वो अपने मेस जाते थे, मेस ज्वाइन किए हुए थे, और वो मेस में क्या करते हैं, पर डे रात का डिनर करते हैं। ठीक, वो जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ उनको क्या मिलता है, तो मान के चलो कि वो अनलिमिटेड फूड है। तो पर डे जाते थे तो कम से कम क्या करते थे, 20 रोटी खाते थे। 20 रोटी के साथ 4 कटोरी सब्जी खाते थे। 4 कटोरी सब्जी के साथ वो क्या खाते थे, तो मान के चलो उनको 1 कटोरी खीर भी मिलता था, उसके साथ सैलेड भी मिलता था, अचार भी मिलता था। ठीक है, पर डे 2 टाइम ही खाना खाता था, तेज बच्चा था। पैसा बचाने के लिए क्या काम किया है, क्योंकि 2 टाइम का ही मेस ज्वाइन किया, एक सुबह का और एक शाम का, है ना। तो आज रात में 9 बजे खा लेगा तो कल दोपहर 12-1 बजे तक आराम से खींच सकता है, ऐसा सेटिंग था। पर डे उसका यही चलता था। अब क्या हुआ कि अचानक, तो पर डे वाला मैं लिख लेता हूं क्या है, मान के चलो ये बच्चा आप है, ये बच्चा आप है, आप में से कोई होगा, दिस इज बच्चा, है ना, हंसता खेलता हुआ। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी रोटी खा रही है, 20 रोटी खा रही है ना। इसके साथ 4 कटोरी सब्जी, है ना, और 1 कटोरी क्या खा रही है, खीर, और क्या खा रहे हैं, तो मान के चलो सैलेड, सैलेड के साथ क्या खा रहे हैं, अचार, जो भी मिले सब। एकदम पर डे का रूटीन इसका फिक्स है कि रात में 9 बजे के बाद खा लेंगे हम, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कल दोपहर 12-1 बजे तक आराम से खींच सकते हैं। ठीक, पर डे। अचानक क्या हुआ कि ये क्लास चल रहा था, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
और मैंने क्या काम किया कि क्लास को 8 से 9 के बदले में 8 से 9:30 तक कर लिया। अब 9:30 तक जब क्लास चली तो आप में से जो बच्चे थे, मान के चलो कि इनका नाम विशाल है। क्या है? विशाल, है ना। तो विशाल जो है ये क्या काम किए हैं कि लेट हुआ क्लास करने में, इनको भूख लग गया क्लास के बीच में ही, क्योंकि पढ़ने का टाइम क्या था 8 से 9। आज कितना जा रहा है ये टाइम? 8 से 9:30, है ना। तो इनको क्या हुआ कि भूख लग गया, फिर भी क्लास था, इंपॉर्टेंट क्लास था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा तो करना ही है। तो मैंने क्लास को एक्सटेंड कर दिया हाफ एन आवर। जैसे ही हाफ एन आवर एक्सटेंड किया, क्लास जब ख़त्म हुआ तो ये विशाल जो है इस सीधे दौड़ के कहाँ पहुँचे? अपने मेस पे, जहाँ ये खाना खाते थे, है ना। जिस मेस में ये खाना खाते थे वहाँ पहुँचे। मेस का क्लोजिंग टाइम था 9:45, रात के 9:45 में ये मेस क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, बोले ध्यान से सुनो। अब लास्ट में ये पहुंचे, तो जब विशाल वहां पहुंचा तो देखा कि अभी 9:40 हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी जो मेस वाले थे वो थोड़ा दयालु थे, उसको बोले कोई बात नहीं, आप आए हैं तो खाना तो आपको खाना है। खाना ला करके दिए। उस दिन क्या हुआ कि विशाल को 20 रोटी तो मिला, क्योंकि डेली 20 रोटी खाता था, लेकिन 4 कटोरी सब्जी की जगह, मेस तो बंद होने वाली थी तो सारा सामान खत्म हो गया, 4 कटोरी सब्जी की जगह सिर्फ 2 कटोरी सब्जी मिला, है ना। 4 कटोरी की जगह कितना सब्जी मिला? 2 कटोरी सब्जी मिला। और खीर खत्म हो चुका था, सैलड भी खत्म हो चुका था, थोड़ा अचार होगा तो इसको अचार मिल गया। अभी बेचारा टेंशन में, है ना। ओह, लेट हो गया सर, आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा दिए, अब हम क्या खाएंगे, है ना। फिर भी भूख लगा हुआ था तो जो मिला उसी से खाना शुरू किया। तो जब ही खाना शुरू किया तो क्या हो गया पता है? कि 10 रोटी विशाल खाया और 10 रोटी खा के ये फिर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इसका सब्जी क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था, सैलेड भी खत्म हो चुका था। अब क्या करे? सिर्फ सिंपल रोटी तो खाएगा नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि यहां पर जो खाने की प्रक्रिया थी वो क्या हो गई? अब समाप्त हो चुकी है, रुक चुकी है। जितना खाना था खा लिए, अब विशाल नहीं खा सकता है। यही होने वाली है, यस और नो। अब आप यहां से एक चीज बता सकते हैं, विशाल की कैपेसिटी बताओ। विशाल एक कटोरी में कितना रोटी खा सकता है? तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर 4 कटोरी में 20 रोटी खाता था, इसका मतलब एक कटोरी में 5 रोटी खाया होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 कटोरी सब्जी मिला तो 10 रोटी खा करके क्या हो गया? रुक गया। तो बताओ इस खाने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या खत्म हुआ है? रोटी या सब्जी? सब्जी। सब्जी जैसे ही खत्म हो गया, खाने की प्रक्रिया क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। बोले यस और नो, है। यही चीज होता है सीमांत अभिकर्मक। किसको कहते हैं सीमांत अभिकर्मक? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ सबसे पहले खत्म हो जाए, जो क्या हो जाए? सबसे पहले खत्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। समझे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या खत्म हुआ? सब्जी। तो सब्जी क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। चलिए, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को समझे हैं। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग लिखते हैं कि क्या है, कैसे है, और हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लिमिटिंग रिएजेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको विशाल का कहानी समझ में आया होगा, है ना। तो देखो ध्यान से, क्या लग रहा है? किसको कहते हैं हम लोग? क्या बोले? सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? वैसा पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ जो सबसे पहले क्या हो जाए? खत्म हो जाए, है ना। क्या कहलाएगा? सीमांत अभिकर्मक। इट इज द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन।
it is the reagent which is consumed earlier in the reaction. यानी वैसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाता है, क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ओके, हाँ, तब हम लोग प्रोडक्ट किस बेसिस पे करेंगे बताओ? विशाल जी की कैपेसिटी किस में निकाल लेते हैं हम लोग? हाँ, सब्जी के बेसिस पे, है ना, कि एक कटोरी में कितने सब्जी खा सकते हैं, सॉरी एक कटोरी सब्जी में कितने रोटी खा सकते हैं? 5 रोटी, है ना। तो हम लोग अब जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे सब किसके बेसिस पे बनाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ, वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड whatever product is formed, कोई भी प्रोडक्ट बने, है ना, will be formed on the basis of, will be formed on the basis of what? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभिक्रिया में जो भी चीजें होंगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट किसके बेसिस पे बनने वाला होगा? सीमांत अभिकर्मक के बेसिस पे। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्स प्रोडक्ट, ये जो बनेगा ये अधिकतम प्रोडक्ट होगा। इट इज also known as max product, ठीक है, कुछ भी हो, है ना, अभी बताएंगे। और ये बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को सीखना है एक एक करके, तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बताओ, विशाल जी जो क्लास करने के बाद गए मेस में और खाना खाए, तो 4 रोटी यानी 2 कटोरी सब्जी में 10 रोटी खा लिए। उसके बाद क्या हो गया? अभिक्रिया तो रुक गई, बोले यस और नो, खाने का प्रोसेस क्या हो गया? रुक गया। अच्छा, खाने का प्रोसेस रुक गया तो 10 रोटी तो बच गया है ना, तो बचे हुए रोटी को क्या कहोगे बताओ? उसको एक्सेस रोटी हो गया। 10 रोटी क्या हो गया? एक्सेस यानी ज्यादा, है ना। तो कहा जाता है द अदर रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड, जो बच जाएगा उसको क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। द अदर रिएक्टेंट लेफ्ट, जो बच जाएगा, है ना, is called excess reagent, जो भी बच जाएगा उसको एक्सेस कहेंगे, यानी ज्यादा हो गया। तो रोटी क्या कहलाएगा इसका? एक्सेस रिएजेंट। ओके, है कोई दिक्कत?
तो क्या होता है सीमांत अभिकर्मक? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले समाप्त हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत अभिकर्मक। डन है। चलिए, अब हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे कि सर अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए अब देखते हैं हम लोग। हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल आर। तो हम लोग क्या देखते हैं अब? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल आर। सीमांत अभिकर्मक को पहचानना, कैसे पहचानेंगे हम लोग? ठीक है, कि दिया हुआ है तो हम लोग कैसे देखेंगे कि इस अभिक्रिया में ये सीमांत अभिकर्मक है ना, है? तो अभी तो देखिए कि हर हमेशा तो विशाल जी रहेंगे नहीं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सर सब्जी होगा सीमांत अभिकर्मक, काहे कि सबसे पहले सब्जी खत्म कर दे विशाल जी, है ना, है? तो हम लोग अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक एक करके देखो। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का काम क्या है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला एकदम उंगली पे इस चीज को रखिएगा, ठीक है? इट इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबूरे? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये हमारा सबसे पहला काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जब हम लोग संतुलित समीकरण लिख लेंगे तो हम सबसे पहले जितने भी सब्सटेंस है सबके मोल की संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट यानी जो भी सब्सटेंस उपस्थित होंगे, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सब्सटेंस हो, सबके किसके क्या करेंगे? मोल की गणना करेंगे, है ना? सभी कंपोनेंट के मोल की संख्या का क्या करेंगे? गणना करेंगे, ठीक है? अब जब हम लोग मोल की संख्या का गणना कर लेंगे तो हमारा काम क्या होगा? ध्यान से, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद देयर रिस्पेक्टिव divide the moles of reactant with their respective क्या? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। है ना? क्या करना है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देना, और जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, द लीस्ट वैल्यू विल गिव LR। यानी
इस सभी कंपोनेंट के मोल की संख्या में क्या करते हैं, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, भाग देने पर जो जिसका मान सबसे कम आएगा वह क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। वही होगा, वही सीमांत अभिकर्मक का क्या होगा, मान होगा। ठीक है, बताओ क्या आपको ये बातें समझ में आई। चलो तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। कैसा, ध्यान से, यूं कि मान के चलिए कि ये कोई अभिक्रिया है, कुछ भी ए है प्लस बी है, क्या बना रहे हैं, सी प्लस में डी। तो रिएक्टेंट में देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो हमारा सबसे पहले काम है इसके मोल की संख्या को ज्ञात करना। अब जितना भी होगा तो मान के चलते हैं कि इसका मोल क्या है, ए है, और इसका मोल क्या है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ये भी करते हैं कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, इसका बी है, इसका सी और इसका क्या है, डी। ठीक, पहले ये हमारे पास अभिक्रिया है। हम सबसे पहला काम क्या होगा, संतुलित समीकरण लिख लेने का। तो चलो संतुलित लिख लिए, संतुलित कर लिए हमने। संतुलित करने के बाद क्या काम है हमारे पास कि क्या लिखना है, बताओ, सबके मोल की संख्या। तो मान के चलो इसके मोल की संख्या x है, इसके मोल की संख्या y है, इसके मोल की संख्या z है, इसके मोल की संख्या कुछ और होगा। ठीक है, मान के चलो कि q है। ठीक, अब जब निकाल लिए हम लोग तो रिएक्टेंट में जो भी उपस्थित है हम लोग क्या करेंगे, बोलो, रिएक्टेंट वाले में उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो यही है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए बी सी डी। बताओ ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो x यानी मोल, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, ए। बी में क्या आएगा, y, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है, तो कोई ना कोई वैल्यू देगा। मान के चलो ये वैल्यू आया p, ये क्या आया q। और लेट हम ये मानते हैं कि इसमें p जो है वो स्मॉलर देन है किससे, q से, यानी p छोटा वैल्यू है। तो जो हमारा छोटा वैल्यू होगा वही क्या होगा, एल आर। तो इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास, ए, यानी सबसे पहले क्या खत्म हो जाएगा हमारे पास, ए, है ना। बताइए ये बात समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, अगर है तो आप बोल सकते हैं। चलो तो कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से देखेंगे। आइए देखते हैं। मान के चलो क्या कि क्वेश्चन ले ले हम लोग कि 48 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। 48 ग्राम कार्बन है और ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ बनेगा। बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, है ना। कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमारा सबसे पहला काम क्या बताओ कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन लिखना। तो लिखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, बताओ क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो सबसे पहला काम क्या था बताओ, संतुलित करना है ना। तो संतुलित करो, कार्बन एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो बताओ ये संतुलित है या नहीं, बिल्कुल संतुलित है। बोलो यस और नो, है, जल्दी बताओ।
तो क्वेश्चन में ये भी ले लेते हैं कि इससे अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, CO दे रहा है। मान के चलो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 ने क्या ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, CO दे रहा है। हाँ, तो बैलेंस करना, करो तो बैलेंस। तो इधर ऑक्सीजन कितना था, बोलो, 2 है ना। तो यहाँ क्या लगाते हैं, 2। कार्बन कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी 2 लगा दिए। ठीक, चलो बैलेंस कर लिए। बैलेंस करने के बाद क्या कहा है कि रिएक्टेंट में जो भी प्रेजेंट है उसके किसकी संख्या निकालना, मोल की संख्या। बताओ कैसे निकालेंगे मोल की संख्या, बताओ। ये कितना है, 48 ग्राम कार्बन है, तो 48, इसका मोलर मास कितना होता है, 12, तो ये कितना मोल आएगा बाबू रे, 4 मोल। ये कितना है बाबू रे, तो 32 ग्राम क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना है, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसका मास कितना, 32, तो कितना आ जाएगा ये बोलो तो, 1 मोल, है ना। चलो तो ये हमारे पास 4 मोल है, ये कितना है हमारे पास, 1 मोल है, कहने का मतलब। ठीक, चलो अब बताओ, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। जो मोल की संख्या ज्ञात करें उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे तो ये 2 आएगा, इसका 1 है, ये 1 आएगा। सबसे छोटा वैल्यू ये है, ये सुनो। तो बताओ हमारे पास इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, O2, समझे। है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। बस हम लोग को ये चीज़ें याद रखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी कंपोनेंट के मोल की संख्या की गणना करेंगे। सभी कंपोनेंट के मोल की संख्या की गणना करने के बाद क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में जितने भी सब्सटेंस उपस्थित है सब में उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग देंगे। जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही क्या होगा आपका, उसके मोल की संख्या, है ना। कोई दिक्कत, चलो तो एक क्वेश्चन किया जाए। रेडी हैं आप लोग, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, कैलकुलेट the mass of P4O10 obtained when 1.24 gram P4 when 1.24 gram P4 react with 1.92 gram O2, react with 1.92 ग्राम O2। ठीक है, 1.24 ग्राम P4 2.4 ग्राम P4 1.92 ग्राम O2 से अभिक्रिया कर 1.92 ग्राम O2 से अभिक्रिया कर P4O10 बनाती है। प्राप्त P4O10 के द्रव्यमान की गणना करें। बड़े ध्यान से, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि सब हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज कब करेंगे, तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है।
जब हमको रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा का मास पता हो, मोल्स पता हो, वॉल्यूम पता हो, किसका यूज करेंगे हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। चलो ध्यान से बदलाओ, क्या करने वाले हैं? तो क्या बोला क्वेश्चन में कि फॉस्फोरस है, P4 है, O2 के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बना लिया? P4O10 बना लिया। संतुलित करेंगे तो P4 ऑक्सीजन यहाँ पे 5, तो 5 लगा दिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम लिख दिए। संतुलित करने के बाद क्या करना है हम लोगों को? मोल निकालना है। तो बताओ मोल कैसे निकालेंगे? मोल्स बराबर क्या होता है, याद है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना ग्राम P4 अभिक्रिया कर रहा है? 1.24 ग्राम P4। तो बताओ मोल की संख्या क्या आएगी इसके? इसकी मोल की संख्या क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास 1.24, इसका मोलर मास। बताओ एक फास्फोरस का कितना होता है? 31। तो 4 फास्फोरस का कितना हो जाएगा? 31 गुने 4 कितना? 124। तो 124 ग्राम पर मोल, और ये ग्राम, तो ग्राम से ग्राम गया, कितना आ गया? 0.01 मोल। और कितना अपने पास? 1.92 ग्राम क्या है? O2 है। तो मोल की संख्या निकालते, बोलो मोल की संख्या बराबर क्या होगी? जल्दी बताओ। दिया गया द्रव्यमान 1.92 ग्राम, मोलर मास O2 का कितना? 36 ग्राम पर मोल, सॉरी 32, 2 ऑक्सीजन है तो 32 है ना। ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आपको दे देंगे 0.06। ठीक है, तो हमने मोल की संख्या ज्ञात कर ली। तो सबसे पहला काम था क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण, वो लिख लिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के बाद क्या करना था? मोल की संख्या ज्ञात करना था। मोल की संख्या ज्ञात कर लिए। चलो अब लिखते हैं मोल की संख्या। बताओ इसके मोल की संख्या कितनी आई है? 0.01 मोल P4 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? 0.06 मोल O2 के साथ। तो क्या बन रहा है? P4O10 का निर्माण हो रहा है ना। तो कितना, ध्यान से देखो। तो बताओ हमको कि अब निकालना है हमको। क्या बोले हम कि अगर हमको रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज़्यादा का दे रखे तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो सीमांत अभिकर्मक निकालना है ना। कैसे करेंगे सीमांत अभिकर्मक की गणना? बताओ। तो अब हमारा काम है तीसरा स्टेप कि जो भी मोल आया उसमें उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे। तो 0.01, बताओ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो अपॉन में 1। इसका 0.06, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बाबूरे? 5, तो 5। तो ये वैल्यू आ गई 0.01, और ये कितना आ गई? 0.012। यस और नो? तो बताओ इसमें बड़ा वैल्यू कौन है हमारे पास? ये छोटा वैल्यू कौन है? ये। तो ये जो बना फास्फोरस जो है ये क्या है? Lr। तो सबसे पहले इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या आ गया? बताओ सीमांत अभिकर्मक क्या आ गया? जो सबसे छोटा वैल्यू था, सबसे छोटा वैल्यू किसका आया? फास्फोरस यानी P4। ठीक। अब बताओ जब हम सीमांत अभिकर्मक लिख लिए हैं तो हमने क्या बोला कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा? सीमांत अभिकर्मक के आधार पे। यस और नो? तो बतलाइए आप हमको कि यहाँ पर कितना मोल फास्फोरस, कितना मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितना मोल P4O10 का निर्माण कर रहा है? तो 1 मोल फास्फोरस है, 5 मोल O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो 1 मोल P4O10 का निर्माण हो रहा है। और हम निकाल लिए ना सीमांत अभिकर्मक। तब सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका चर्चा करेंगे? सीमांत अभिकर्मक वाले। तो बताओ 1 मोल से कितने P4O10 का निर्माण हो रहा है? बोलो 1 मोल का। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर 1 मोल फास्फोरस अभिक्रिया कर रहा है तो इससे 1 मोल P4O10 का निर्माण हो रहा है। तो बताओ कितना मोल कर रहा था अभिक्रिया? 1.24 ग्राम P4 कर रहा था ना, यानी कितना मोल था? 0.01 मोल। तो बताओ 0.01 मोल P4 अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 1 इंटू 0.01 मोल P4O10 बनेगा। यानी कह ले तो 0.01 मोल P4O10 बनेगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे P4O10 पूछा गया है? यानी मोल पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है?
द्रव्यमान की गणना करे। क्या पूछा गया? द्रव्यमान की गणना करे। कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10। तो बताओ, मोल पता है, मास निकालना है। तो मास बराबर क्या होगा बाबू रे? मोल्स इंटू मोलर मास, है ना। तो बताओ मास कितना है इसका? मोल्स 0.01, मोलर मास P4O10 है। तो P4O10 बताओ, और फॉस्फोरस कितनी है यहाँ पे? 4। तो एक फॉस्फोरस का 31 होता है, तो 4 का 124। ऑक्सीजन कितनी है? 10। एक ऑक्सीजन का 16, तो 10 का 160। टोटल कितना आ गया? 284। तो 0.01 इंटू में 284, तो कितना आ जाएगा? 2.84 ग्राम P4O10 की प्राप्ति होगी, है ना। लिख लेना, ऑप्टेंड होगा, ठीक है, प्राप्ति होगी। ठीक, बतलाइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, थोड़ा लगेगा, धीरे धीरे और बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमने आपके लिए ले रखा है, तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले रिएक्शन दे रखा है 2Ki + I2। क्वेश्चन है आपके पास ये 2Ki + I2। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, चलो हटाओ, नहीं दिख रहा है तो हटाओ। ये देखो, ये तो दिखेगा ना। तो क्या है क्वेश्चन? 2Ki + I2 + 2HNO3 बना करके दे रहा है आपको 2HiO3 + 2KiO3, 2HiO3 + 2KiO3, और साथ ही बना रहा है आपके पास 22NO2 प्लस में 10H2O, 22NO2 प्लस में 10H2O। आगे कह रहा है if 3 mole Ki and 2 moles of I2 are reacted with, if 3 mole Ki and 2 mole I2 are reacted with excess of an HNO3, excess of HNO3, volume of NO2 gas, volume of NO2 gas evolved at NTP, evolved at NTP, ठीक है। यानी 3 मोल Ki 2 मोल I2 के साथ 3 मोल Ki 2 मोल I2 के साथ HNO3 की अधिकता में, HNO3 की अधिकता में अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। उत्सर्जित NO2 गैस के
आयतन की गणना एनटीपी पर करे। थोड़ा देखने से लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि रिएक्शन देखे और हो गया, है ना। उतना भारी क्वेश्चन होता नहीं है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन, रेडी हैं आप लोग, सॉल्व करें, बताओ। चलो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, एकदम बड़ा इजी वे में, जो हम लोग सीखे हैं उतना का ही उपयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम सब आप लोग को कहते हैं कि कभी भी रिएक्शन देख करके डरना नहीं है कि सर इतना बड़ा रिएक्शन, इसका क्या मतलब है ना। तो हम लोग तो स्टोइचियोमेट्री सीख रहे हैं ना, तो हम लोग के लिए आसान है कि कोई भी रिएक्शन हो हम लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ, तो जो रिएक्शन दे रहे हैं सबसे पहले लिख लो। तो रिएक्शन क्या था आपके पास, कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन कि 2Ki है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, I2 के साथ, और बना क्या रहा है, 2HNO3 बना रहा है। तो ये क्या बनाएगा, 2HiO3 प्लस में क्या है 2KiO3 22NO2 प्लस 10H2O। ठीक है, चलो चेक कर लो बैलेंस है या नहीं, चेक करो तो किया जाए, करते हैं। देखो 2 पोटासियम, 2 पोटासियम, आयोडीन कितना है 4, और इधर भी आयोडीन कितना है 2 और 2 4, नाइट्रोजन कितनी है 2, और इधर कितना हो गया नाइट्रोजन 2HNO3 है ना, इधर कितना है 22 है ना, तो एक्सेस दे रखा है ना। अच्छा 22HNO3 22 कर लो, ठीक है 22HNO3 डन। चलो अब फिर से क्या है, हाँ अब देख लो ऑक्सीजन कितना 22 23 66, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 6 50, 56 10 66। हाइड्रोजन 22, हाइड्रोजन कितना 10 दूनी 20 और 2 22, संतुलित है सबसे पहला काम। अब बताओ अगर संतुलित है तो हमारा काम क्या था, मोल की संख्या देखना। तो बताओ मोल की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, ये बोला एक्सेस में, एक्सेस मतलब बहुत सारा, है ना। तो बताओ Ki का कितना मोल दे दिया है 3 मोल, आयोडीन का कितना मोल है 2 मोल। तो हम लोग इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, मोल तो निकालना है, बैलेंस भी देख लिए, मोल दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे। बताओ Ki का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3/2 मोल, कितना आ जाएगा 1.5 मोल। यहाँ कितना है इसका 2 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो कितना आ गया 2 मोल। तो बताओ हमको कि इसमें हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जो सबसे कम है, तो सबसे कम यही है ना। तो ये आ गया आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट Lr। सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। तो सीमांत अभिकर्मक में क्या होगा, क्वेश्चन अब इसी से बनाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, उत्सर्जित NO2 गैस के आयतन की गणना करें। तो बताओ कि 2 मोल Ki से कितना मोल NO2 उत्सर्जित हो रहा है, बोलो 22 मोल NO2। तो बताओ अगर 1 मोल Ki करता तो कितना मोल होता 22/2 मोल NO2। तो हमारे पास कितना मोल है यहाँ पे 3 मोल कर रहा है ना, तो 3 मोल Ki से कितना मोल उत्सर्जित होगा
22/2 गुना कितना 3, तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, यानी कितना आ जाएगा 33 मोल NO2 मिलेगा। तो बताइए कि हमको क्या मोल निकालना है क्वेश्चन में? नहीं ना, क्या निकालना है हमको? मोल नहीं निकालना है तो क्या निकालना है? आयतन। तो बताइए कैसे निकालेंगे आयतन? तो बताओ, अगर 1 मोल NO2 रहता NTP पर, 1 मोल NO2 गैस का आयतन कितना होगा? बोलो। 22.4 लीटर। तो हमारे पास कितना है 33 मोल। तो 33 मोल NO2 गैस का आयतन कितना होगा? थर्टी थ्री इंटू 22.4 लीटर, है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर देना ना, लगभग कितना आ जाएगा 734.2 लीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। डन है? हाँ, चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से। बड़ा इजी है, कुछ टफ है नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को करना है हम लोगों को। ठीक, तो क्वेश्चन ये रहा अपने पास, आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है अब, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BaSO4 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड the maximum amount of BaSO4 that can be obtained on mixing 0.5 mole BaCl2 mole BaCl2 with 1 mole H2SO4 is मोल H2SO4 इच। यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 0.5 मोल BaCl2 1 मोल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है तो एक मोल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है तो BaSO4 के अधिकतम द्रव्यमान की गणना करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ? आराम से। सबसे पहले क्या करेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। क्या बोला? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BaSO4 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.5 मोल BaCl2 यानी BaCl2 विथ 1 मोल H2SO4। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? BaSO4 प्लस में क्या बना लेंगे? HCl, यही बना करके देंगे।
BaSO4 प्लस में HCl। चलो चेक करो, बैलेंस है, एक बेरियम, एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, सल्फर, एक बैलेंस है, संतुलित है। तब क्या करेंगे हम लोग, मोल लिखेंगे। तो बताओ कितना है, ये 0.5 मोल है, ये कितनी है 1 मोल है। अब इसमें इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। बताओ 0.5 बाई 1, 1/1, तो ये वैल्यू 0.5 है और ये वैल्यू कितना है 1। बताओ इसमें छोटा वैल्यू कौन है, ये, तो ये क्या हो गया आपके लिमिटिंग रिएजेंट, यानी अब क्वेश्चन इससे बनेगा, है ना। बताओ, तो यहाँ आपको देखने से लग रहा हो कि अगर 1 मोल BaCl2 है तो उससे 1 मोल BaSO4 बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मोल BaCl2 से क्या बन रहा है 1 मोल BaSO4 बन रहा है, ठीक है। तो बताओ हमको कि 0.5 मोल से कितना बनेगा, बोलो 0.5 मोल बनेगा, है ना। 1 मोल से 1 मोल, तो 0.5 मोल BaCl2 से क्या बनेगा 0.5 मोल BaSO4 बनेगा। तो खैर हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान। बताओ फिर से, मोल पता है, मास निकालना, तो क्या होगा, मास बराबर मोल्स इंटू मोलर मास, है ना। बताओ मोल्स कितना है 0.5, BaCl2 का मोलर मास, BaSO4 का मोलर मास कितना होगा, तो बैरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आप इसके मोलर मास से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा लगभग आपको 233। तो 233 डिवाइड करके जो आएगा उतना ग्राम क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना। मतलब इतना समझने में कोई दिक्कत। तो ये था आज का बेसिक्स क्वेश्चन सब। हम इस पे अभी और क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, इन सभी पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बाय।